हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। इसमें हम करेंगे जो सभी हमारी महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियाँ हैं उनको, और जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको। इसमें जो है 12 अनुसूचियाँ तो हम कवर करेंगे ही, और जो अनुच्छेद हैं हमारे उनको हम भाग 1 और भाग 2 को करेंगे, यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र और नागरिकता को हम इसमें कवर करेंगे। और इसको जो है दोस्तों हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास रखेंगे तो आप बोर हो सकते हैं इसमें, इसलिए मैं 20 से 25 मिनट में इसमें क्लास रखेंगे। और यह जो है पूरी क्लास जो होगी हमारी थ्योरी बेस्ड हमारी क्लास होगी, और ये क्लास जो है यूपीएसआई को टारगेट करके ली जा रही है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्लास होगी, और नोट करते हुए चलना। अगर आपने वाली थ्योरी कर ली तो यूपीएसआई में आप पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम करते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें देख लेते हैं हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनको एक नज़र देख लेंगे। और दोस्तों, मैंने जो है इसमें बिल्कुल डिटेल में कराया है, ये नहीं कि इसमें मैं ऊपर ऊपर करा दूंगा। आप एक बार पूरी क्लास को देखना, और लास्ट में मैंने जो है नागरिक पूरी क्लास को देख लेना। आप करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें हमें अनुसूची 1 दे रखी है कि अनुसूची 1 में दे रखा है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके बीच में संबंध। यह अनुसूची 1 में है हमारा। तो इसमें इसे आगे देख लेते हैं और इसे डिटेल में कि नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करने पर संशोधन जो है, ये अधिकार किसे दिए गए हैं? ये हमारे देश की संसद को ये अधिकार दिए गए हैं कि हमारे देश की संसद जो है नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और नाम में परिवर्तन उसमें जो है कर सकती है। अनुसूची 2 हमारी दे रखी है कि पदाधिकारियों के वेतन में भत्ते दे रखे हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उनके वेतन और भत्ते अनुसूची 2 में दिए गए हैं। ठीक है, जो हमारे सारे पदाधिकारी होते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं हम कौन कौन से हमारे पदाधिकारी हैं जिनके वेतन और भत्तों की बात अनुसूची 2 में की गई है। तो इसमें हो जाएंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो जाएंगे विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट करके चलना। अगर आपने नोट कर लिया और 1-2 बार इस क्लास को रिवाइज कर लेना कि थ्योरी बेस्ड क्लास है। आगे देखते हैं हम अनुसूची हमारी 3 क्या कहती है। अनुसूची 3 में है हमारा पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो इसमें हम देख लेंगे कि किन किन की शपथ को छोड़कर अनुसूची 3 में जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ को दी गई है। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ को छोड़कर जितने भी हमारे जो अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री होते हैं वह अनुसूची 3 के द्वारा शपथ लेते हैं। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो है इसके अंतर्गत इनकी शपथ नहीं आती है। आगे देख लेंगे हम अनुसूची 4 हमारी क्या कहती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक जनगणना के बाद होगा, यह अनुसूची 4 कहती है। और देखते हैं इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2000 तक सीटों का आवंटन 1971 के आधार पर किया जाएगा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था कि सन 2000 तक जो सीटों का आवंटन किया जाएगा वो 1971 के आधार पर किया जाएगा, जो 1900 आधार में जनसंख्या थी 1971 में। ठीक है, और जो बाद में हमारा 2000 हमारा पूरा हो गया था, उसके बाद में 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है 2026 तक सीटों के आवंटन का जो आधार होगा वो 1971 की जनसंख्या को मानकर ही किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम हमारी अनुसूची 5 क्या कहती है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो है अनुसूची 5 में दिए गए हैं। अनुसूची 6 में जो दिया गया है हमारा असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में दिए गए हैं। इसमें जो है अनुसूची 6 में आप इन राज्यों को याद कर लेना कि यह अनुसूची 6 हमारी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा AMMT राज्यों से संबंधित है। अनुसूची 7 देख लेंगे हम। अनुसूची 7 में जो है शक्तियों की 3 सूचियाँ इसमें दी गई हैं अनुसूची 7 में। ठीक है, और ये हमारी संघ सूची जो है इसमें वर्तमान में जो है 98 विषय हैं। पहले इसमें जो है 100 विषय हुआ करते थे, और संघ सूची जो है ये केंद्र से संबंधित है, इस पर जो कानून जो है केंद्र बना सकता है। राज्य सूची हमारी ये 59 विषय इसके अंदर दिए गए हैं। जो इसके अंदर पहले विषय थे ये 61 विषय हुआ करते थे। वर्तमान में जो है राज्य सूची में 59 विषय हैं।
क्योंकि ये इसमें जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है। कितने 59 विषयों पर इसमें कानून बना सकती है राज्य सरकार। आगे देखते हैं हम समवर्ती सूची हमारी, इसमें जो है 52 विषय दिए हुए हैं और जो पहले इसमें 47 विषय थे, ठीक है, अब इसमें 52 विषय ये कर दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में जो है कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर इसमें एक कंडीशन ये हो जाती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर किसी सेम चीज़ पर केंद्र सरकार भी हमारा कानून बना दे और राज्य सरकार भी उसी चीज़ पर कानून बना दे तो किसका कानून मान्य होगा, यानी कि प्रभावी होगा। तो इसमें जो है केंद्र सरकार का जो कानून होगा वह राज्य सरकार पर प्रभावी होगा, जो ज़्यादा मान्य होगा वो केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अगली सूची हमारी अनुसूची 8, इसमें जो है 22 भाषाएँ दी गई हैं। वर्तमान में जो है इसमें 22 भाषाएं, मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं। और दोस्तों हमसे ये पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ये तो सबको पता है, ठीक है। और सिंधी और बोडो डोगरी मणिपुरी नेपाली संथाली ये कब जोड़ी गई थी, ये तो सबको पता है हमारा। लेकिन एक क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि मूल संविधान में कौन सी भाषा नहीं थी, और वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा और वहाँ से, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो इसमें थी हमारी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये हमारे मूल संविधान की जो 14 भाषाएं थी। और दोस्तों जो आगे की हमारी भाषाएं जोड़ी गई थी हमारी, ठीक है, वो मैंने कल की क्लास में जो संविधान संशोधन अधिनियम कराया उसमें मैंने उन सभी को कवर कर लिया। अगर आपने हमारी संविधान संशोधन की क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्लास कराई गई है जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप उससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं हम अनुसूची हमारी 9, ये भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। और यह हमारी पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। और ये जो है पहला संविधान संशोधन करके उन भूमि सुधार से संबंधित ये जोड़ी गई थी। अनुसूची 10 देख लेंगे हम। अनुसूची 10 हमारी ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं हम, और इसमें ये एक शर्त थी कि 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी दल बदल से, इसमें ये शर्तें रखी गई थी, किसी पार्टी को छोड़कर जाने वाले कुल सदस्यों का 1/3 जाना होगा, ठीक है। यदि किसी पार्टी को छोड़कर सदस्य जाते हैं तो, यदि इससे कम जाते हैं तो सबकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। यदि इससे कम जाएंगे 1/3 से तो उनकी सदस्यता सभी की जो समाप्त हो जाएगी, ठीक। बाद में जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सदस्यों की संख्या 1/3 से बढ़ा करके 2/3 कर दी गई थी, ठीक। अनुसूची 11 देख लेंगे हम, यह पंचायती राज से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 यह स्थानीय सरकारों से संबंधित हुआ था और यह जो स्थानीय सरकारें थी यह राज्य सरकार के अधीन काम करेंगी, ठीक। आगे देख लेते हैं हम, इसमें मैं आपको बता दूं ये 73वां संविधान संशोधन जो था ये ग्राम पंचायत से संबंधित था। और जो 74वां संविधान संशोधन हमारा आया था 1992-93 में, तो वो जो था हमारा नगर पालिका से संबंधित था और नगर पालिका को जो है 18 विषय दिए गए थे। और इसमें बता दूं मैं आपको ग्राम पंचायत को जो है इसमें 29 विषय दिए गए थे। आगे चलते हैं हम, देख लेते हैं अनुसूची नंबर 12 हमारी, यह नगर पालिका से संबंधित था। और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें 18 विषयों पर राज्य सरकार द्वारा इसको जो है 18 विषय दिए गए थे। और ग्राम पंचायत को मैंने आपको बताया इसमें जो है 29 विषय दिए गए थे, ठीक। आगे देख लेते हैं हम संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है कि लोग इसे जो है पेड बैच में ही पढ़ाते हैं। इसमें जो है मैंने आपको यूट्यूब पर मैं इसको फ्री स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये होता है अधिकतर कि लोग जो है सब्सक्राइबर देखकर और व्यूज़ देखकर ही क्लास में जो है रुकते हैं। लेकिन हाँ, क्लास आपके लिए बेनिफिशियल बहुत रहेगी। तो हम इसमें देख लेते हैं, तो नोट करते हुए जरूर चलना साथ में इसको। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, भाग 1 देख लेते हैं। भाग 1 में हमारा क्या कहा गया है कि संघ और उसका क्षेत्र जो है भाग 1 में है। और यह भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक। आगे चलते हैं हम, इसमें देख लेंगे अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 कहता है। और जो हमारे राज्य हैं वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे, ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इसमें 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी में विधानसभा को बनाया गया था। भारत में 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। वो कौन कौन से, एक तो पुडुचेरी हो जाएगा हमारा, एक दिल्ली हो जाएगा, एक हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। और यह जो
पुदुचेरी की विधानसभा को किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया था? यह आर्टिकल 239A के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बाद में हमारा 69वां 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 दिल्ली का नाम NCR कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और यह आर्टिकल किसमें किया गया था? यह 239A के सब क्लोज ए में किया गया था। और जो है इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39A के सब क्लोज 239A के सब क्लोज बी में दिल्ली को विधानसभा दी गई थी। अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश ये किसके द्वारा होगा? ये संसद के द्वारा ही होगा। ये अधिकार किसे दिए गए हैं? संसद को शामिल करने के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 2 में। आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। और इसमें जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो 36वां हमारा संविधान संशोधन 1975 हुआ था, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं, जो है सिक्किम पहले क्या हुआ करता था? सिक्किम जो है चोग्याल वंश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसको जो है भारत में 1974-75 में शामिल कर लिया गया था। आगे देखते हैं, अनुच्छेद हमारा 3 क्या कहता है? एक या एक से अधिक राज्यों से नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करना, यह अनुच्छेद हमारा 3 के द्वारा होता है। और ये करने का अधिकार किसे दिया गया है? ये संसद को ये करने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल देख लेना। आर्टिकल 4 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि जो राज्यों की सीमाओं में और राज्यों के निर्माण में जो परिवर्तन होता है, उनको आर्टिकल 368 के तहत नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें कार्य साधारण बहुमत से होगा। अनुच्छेद 368 की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, हम देख लेंगे। भाग 2 हमारा क्या है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है ये। ठीक है, भाग 2 नागरिकता से, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं नागरिकता में। दोस्तों क्लास को जो है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन इसमें जो है बेस्ट थ्योरी कराई जा रही है। और ये यूपीएसआई के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपने ये हमारी जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपने इस सीरीज़ को कर लिया तो ये आपसे वादा करता हूँ तो यूपीएसआई में पॉलिटी में आप बेस्ट करके आएंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरीके की क्लासेस आगे रखी जाएँ या ना रखी जाएँ, इसलिए मैं आपको ये पहली क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें अनुच्छेद देख लेंगे हम। नागरिकता में भाग 2 में आती है हमारी नागरिकता, और इसमें अनुच्छेद जो है 5 से 11 इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है? इसमें जो है अधिवास द्वारा नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता मतलब किस आधार पर दी जा सकती है? ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 के आसपास से भारत में रह रहा हो कोई व्यक्ति है तो उसे अधिवास द्वारा नागरिकता यानी कि निवास के द्वारा नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? यदि वह 26 जनवरी 1950 के आसपास से भारत में रह रहा हो। ठीक है, यदि उसका जन्म जो है भारत में हुआ तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यदि उसके माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ हो, ठीक, माता और पिता दोनों का जन्म जो है भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 साल से वह भारत में रह रहा हो, संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। यह हमारा अनुच्छेद 5 के द्वारा हमने देख लिया क्या क्या शर्तें हमें दी गई थी। अनुच्छेद हमारा 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता, यह अनुच्छेद 6 में हमारा दिया गया है। ठीक है, और उन्हें नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? तो उसमें ये कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे उन्हें डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी। यदि इसके बाद आए व्यक्तियों को भारत में पहले 6 माह तक रहना होगा। जो 19 जुलाई 1948 से के बाद में जो आएंगे भारत में, तो उन्हें पहले भारत में 6 महीने तक रहना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 7 कहता है हमारा भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जो भारत से पाकिस्तान जाने। अब इसमें आप कहेंगे कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए तो उन्हें नागरिकता क्यों देंगे हम? तो इसी को भी आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आगे रखा है कि आगे देख लेते हैं हम इसमें कि उन्हें किस आधार पर दी जाएगी। तो इसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान से वापस भारत आने वालों को नागरिकता, यानी कि जो लोग पहले जो हमारा देश का बंटवारा हुआ था, पहले लोग पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान जाने के बाद फिर दोबारा वो भारत में आए थे, तो उन लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया था। तो पाकिस्तान से वापस भारत आने वालों को नागरिकता भी दी जाएगी। अनुच्छेद 8 हमारा क्या कहता है? भारतीय मूल के व्यक्ति, ये अनुच्छेद 8 में आते हैं, यानी कि PIO मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ये है भारत का नागरिक नहीं होता है। ठीक है, और इन्हें जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता लेने के लिए भारतीय दूतावास में इन्हें पंजीकरण कराना होगा, ये PIO को। ठीक है, ये PIO जो होते हैं ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं हम। अनुच्छेद हमारा 9 क्या कहता है? इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। ठीक, अनुच्छेद 9
ठीक है, आगे देख लेंगे हम। इसी से संबंधित हमारा, किसी देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता उसी क्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। यदि भारत में जो है कोई व्यक्ति यदि भारतीय है और वह किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसी क्षण उसकी जो भारत की नागरिकता होगी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 और 11 हमारा क्या कहता है, नागरिकता के संबंध में संसद को अधिकार दिए गए हैं। यानी नागरिकता के संबंध में जो अधिकार, जो कानून बनाने के अधिकार हैं, वो संसद को दिए गए हैं। अनुच्छेद 10 और 11 के अंतर्गत कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेंगे हम, क्योंकि यूपीएसआई में जो हमारे अधिनियम है उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम देख लेंगे, क्योंकि हमने जो ये भाग करा है नागरिकता संबंधित करा है, और इसमें हम नागरिकता अधिनियम देख लेंगे हमारा कब आया था। ठीक है, डिटेल में देखेंगे इसको। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में ये आया था। इसमें देख लेंगे यानी कि नागरिकता हमें किस किस आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें देख लेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 आया था ये। ठीक है, इसकी धारा 3 कहती है जन्म के आधार पर नागरिकता। धारा 3 में जो कहा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता हमें कैसे मिल सकती है। ठीक है, यदि जन्म उसका 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में उसका जन्म हुआ है, तो उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ये धारा 3 में कहा गया है। आगे चलते हैं, और यदि अगली हमारी कंडीशन क्या है इसमें, माता अथवा पिता भारत का नागरिक हो, दोनों में से एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए, कंडीशन कब थी हमारी, ये 1 जुलाई 1987 से 4 दिसंबर 2004 के बीच में हमारी कंडीशन थी। माता या पिता में से दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, बाद में हमारी कंडीशन ये क्या कर दी गई, माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। जो माता और पिता होने चाहिए हमारे, ये दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए। और जो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक जो थे, माता पिता में से दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन को बाद में बदल दिया गया। ठीक है, ये कंडीशन हमारी कब कर दी गई, ये 3 दिसंबर 2004 से वर्तमान तक है। ये हमारी वर्तमान तक यही कंडीशन चल रही है कि माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए, तब आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। धारा 4 हमारी ये कहती है इसकी, वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता हमारी किस आधार पर हमें मतलब किस तरीके से हमें मिल सकती है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देख लेंगे, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक पिता भारत का नागरिक हो। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा 10 दिसंबर 1992 के बाद माता अथवा पिता भारत की नागरिकता, मतलब ये हो जाएगा भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, 10 दिसंबर 1992 के बाद माता अथवा पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, आगे देख लेंगे हम हमारा धारा 5 क्या कहती है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 हमारी कहती है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हमें किस तरीके से मिल सकती है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, विदेशी व्यक्ति भारतीय से शादी करता है, या तो महिला पुरुष से कर ले या पुरुष महिला से कर ले। यानी कि विदेशी पुरुष भारतीय महिला से कर ले या विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर ले, तो उसे पहले भारत में जो है 7 वर्ष रहना होगा। जैसे आपको पता है अभी जो मुद्दा हमारा हुआ था सीमा हैदर और जो सचिन वाला मुद्दा था, ये उसी के आधार पर था, क्योंकि उसको जो अभी भारत की नागरिकता नहीं दी गई है, उसे पहले भारत में 7 साल रहना होगा। ठीक है, तभी उसे तब वह पंजीकरण करेगी, तब उसके आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी भारतीय। अभी वह उसे भारत की नागरिकता नहीं दी गई है। और जो हमारी इसकी अधिनियम की धारा 6 हमारी क्या कहती है, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता हमें किस तरीके से दी जाएगी, धारा 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप जो है इन्हें नोट करके चलना, क्योंकि यह कोई भी यूट्यूब पर इस तरीके से फ्री में नहीं पढ़ाता है, और यह पैड कंटेंट में ही आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर आपका इस क्लास पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो ये इस तरीके से ही पूरी पॉलिटी आपको यूट्यूब पर फ्री में कराई जाएगी। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं हम इसमें, देशीकरण के आधार पर नागरिकता हमें किस तरीके से दी जाएगी। भारत में 11 साल पहले रहना पड़ेगा। ठीक है, ये देशीकरण के आधार पर हमारी नागरिकता होगी। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान की 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए। अगला पॉइंट है, आवेदन की स्थिति से वह 12 वर्ष पूर्व कहीं नहीं गया हो। जब वह देशीयकरण के आधार पर नागरिकता लेने के लिए अगर उसने आवेदन कर दिया है, तो उस आवेदन करने के 12 महीने से पहले वह देश छोड़कर कहीं गया नहीं हो, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर वह देश छोड़कर चला गया 12 महीने से पूर्व, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं हम, आगे देख लेंगे धारा 7 क्या कहती है अधिनियम की हमारी,
इसमें जो है भूभाग के समायोजन के आधार पर नागरिकता, यानी कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया है तो जो वहाँ के लोग होंगे तो पहले वो भारत के नहीं होंगे, अगर उनको भारत में शामिल कर लिया है तो उनको फिर देश की नागरिकता दी जाएगी जब उनके क्षेत्र को भारत हमने देश में शामिल किया है। तो इसके लिए अभी पांडिचेरी को जब हमने शामिल किया था फ्रांसीसियों से छीनकर, तो इसमें पांडिचेरी नागरिकता अधिनियम 1962 लाया गया था और पांडिचेरी के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो नागरिकता अधिनियम है इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तो आपको पता ही है कि यूपीएसआई में पॉलिटी का वेटेज कितना रहता है। आगे देख लेंगे हम नागरिकता का ख़त्म होना, जो हमारे देश की नागरिकता है वो किस तरीके से हमारी ख़त्म हो सकती है। एक तो जो है परित्याग या समाप्ति नागरिकता कैसे हो सकती है, व्यक्ति अपनी मर्जी से कर सकता है, यानी कि देश की नागरिकता व्यक्ति अपनी मर्जी से छोड़ सकता है और किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, यह व्यक्ति की स्वयं की मर्जी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और व्यक्ति को नागरिकता से जो है वंचित कैसे किया जाएगा। ठीक, इसके पॉइंट हमें दे रखे हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस तथ्य को छुपाया गया हो या गलत जानकारी दी गई हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी तथ्य को छुपा लिया हो, भारत की नागरिकता लेते समय अगर उससे कुछ पूछा गया हो तो उसने किसी तथ्य को मतलब गलत जानकारी दे दी हो और बाद में पता चलता है कि इसने गलत जानकारी दी है, तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यदि संविधान का अपमान किया हो, यदि उसने जो है संविधान का अपमान कर दिया हो तो उसको देश की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय व्यक्ति द्वारा शत्रु देश से अवैध व्यापार कर दिया हो। यदि जो है वर्तमान में जो है हमारा शत्रु देश कौन है, पाकिस्तान इस टाइम हरकतें दिखाता रहता है अपनी। यदि कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से या पाकिस्तान से अवैध व्यापार करता है और वो सरकार को नहीं बताता है इस बारे में, तो उसकी नागरिकता को भारत की नागरिकता से समाप्त कर दिया जाएगा। आगे देख लें, अगला पॉइंट हमारा, पंजीकरण व देशीकरण से भारत की नागरिकता मिली हो तो 2 वर्ष की सजा के बाद उसको वंचित कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण करके या देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की हो और जो है उसने बाद में उसको जो है 2 साल की सजा हो जाती है तो उसे जो है भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे ये हमारा कहा है कि 7 साल तक न तो भारत में, ये भरता नहीं होगा, ये हमारा टाइपिंग एरर है, ये भारत होगा। 7 साल तक न भारत में रहा हो, वो किसी शिक्षण संस्थान में ना पढ़ रहा हो भारत के, न अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम कर रहा हो। यानी कि भारत की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आती हैं, यानी कि जो भारत के सैनिक यूएनओ वगैरह में जाते, यूएनओ में जो सैनिक जाते हैं हमारे, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम कर रहा हो। ठीक है, तो उसकी नागरिकता को भी वंचित कर दिया जाएगा। और नोट इस चीज़ को आप याद कर लेना, मतलब नोट देख लेना इसको, जन्म से नागरिकता कभी भी छीनी नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में रेस्पॉन्स जरूर देना और आपसे वादा रहा इसी तरीके से बिल्कुल डीप में हम करेंगे आगे क्लासेस को, क्योंकि नागरिकता अधिनियम किसी ने इतने डीप में नहीं कराया होगा, शायद ही कोई 1-2 टीचर होंगे जिन्होंने इतनी डीप में कराया होगा। ठीक है, और ये लोग जो है मतलब जो टीचर हैं पैड कंटेंट जो है ऐसा पैड कंटेंट ही देते हैं, लेकिन इसमें हम आपके लिए कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि यूपीएसआई के लिए आप पॉलिटी शुरू कीजिए और मूल विधि शुरू कीजिए। तो इसमें धीरे धीरे अगर आपका इस क्लास पर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो इसी तरीके से आपको थ्योरी बेस्ड क्लासेस मिलती रहेंगी यूपीएसआई से संबंधित। तो दोस्तों जो है एक कमेंट जरूर करना और क्लास को शेयर जरूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों रेस्पॉन्स देना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।